students, welcome to my channel Core Grammar and English Education, and today in this video I am going to explain you the chapter Daffodils. Okay, it is a very important chapter and it's quite common for most of the ICSE students, okay, because this chapter is there in your class 9 and 10 presently, and even in some junior classes also we get this chapter in our syllabus. Okay, so let us see what does William Wordsworth say in his poem The Daffodils. So see, as I have written, first let us know about William Wordsworth. William Wordsworth is basically a nature lover. Okay, William Wordsworth जो था वो नेचर लवर था और नेचर से बहुत क्लोजली अपने आप को कनेक्ट कर सकता था. ओके, और उनका जो ये पर्टिकुलर पोएम है डैफोडिल्स, सो डैफोडिल्स इज अ लिरिकल पोएम. ओके, नाउ व्हाट इज अ लिरिकल पोएम? लिरिकल पोएम मीन्स अ टाइप ऑफ पोएम विच कैन बी सung एज अ सॉन्ग. ओके, लिरिकल पोएम एक ऐसा पोएम है जिसको हम लोग सॉन्ग के तरह भी गा सकते हैं. ओके, अब डैफोडिल्स कैसा गाएंगे इसका ट्यून तो मुझे पता नहीं है. ओके, बट इट कैन बी सung. ओके, सो सी, ये पोएम फर्स्ट पब्लिश हुआ था इन द ईयर 1807. ओके, ये फर्स्ट इसका पब्लिकेशन हुआ था 1807 में, बहुत पहले, आज से बहुत पहले. और जो बुक में पब्लिश हुआ था वो बुक का नाम है पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. ओके, पोएम्स इन 2 वॉल्यूम्स. ओके, so these are some extra informations regarding the chapter. Okay, as it is a very important chapter, so we should know something extra about it. Okay, तो देखो विलियम शेक्सपियर ने ये पोएम में क्या एक्चुअली में बताया है. The extraordinary experience of encountering a crowd of daffodils has been elevated by Wordsworth in this lyrical poem. तो एक्चुअली में क्या हुआ था, विलियम वर्ड्सवर्थ एक बार एक जगह से ट्रैवल कर रहा था और वो जब ट्रैवल कर रहा था वो बहुत सारे डैफोडिल फ्लावर्स देखा. ओके, डैफोडिल इज अ काइंड ऑफ फ्लावर, येलो कलर्ड फ्लावर्स. ओके, तो ये डैफोडिल फ्लावर्स को देखने के बाद उनके मन में जो थॉट आया, ओके, ऑल द थॉट्स, ऑल द एक्सप्रेशंस दैट ही हैड इन हिज माइंड, ओके, ही हैज narrated all these things or he has expressed all these things in this particular poem. Okay, तो चलो पोएम को थोड़ा स्टार्टिंग से देखते हैं कि क्या पोएट बता रहा है. I wandered lonely as a cloud that floats on high over vales and hills. Okay, तो देखो पोएट का इमेजिनेशन कैसा है. When all at once I saw a crowd, a host of daffodils. Beside the lake, beneath the hills, fluttering and dancing in the breeze. Okay, so what does he say in the first stanza? Let us see. The poem begins with the poet wandering alone as a cloud. तो poet जो एक particular place में घूम रहा था जहाँ पर उसको daffodils दिखा, वो अपना ये ट्रैवलिंग को बता रहा है कि मैं जो वो पर्टिकुलर प्लेस में घूम रहा था, इट इज़ सिमिलर टू अ क्लाउड. ठीक है, जैसा एक क्लाउड फ्रीली स्काई में घूमते रहता है, उसको कोई रेस्ट्रिक्ट करने वाला कोई नहीं है. ओके, एज द क्लाउड कैन मूव अराउंड टू एनी प्लेस सो ईजिली, आई वॉज ऑल्सो मूविंग लाइक अ क्लाउड. ओके, एंड एन्जॉइंग द नेचुरल ब्यूटी. It was then the poet saw a large number of daffodils beside a lake. तो ऐसे घूमते घूमते पोएट को कुछ गोल्डन डैफोडिल्स दिखता है. Now why is saying golden? Golden means golden yellow colored daffodils. Okay, तो ये कुछ गोल्डन डैफोडिल्स पोएट देखता है. ओके, जो कि एक लेक के सामने था. ओके, तो तुम्हारे बुक में देखना, जिसके पास भी बुक है उसमें डैफोडिल्स का पिक्चर दिया हुआ रह सकता है. ओके, The daffodils appeared to the poet as fluttering and dancing happily in the breeze. Okay, और daffodils को देख के ऐसा लग रहा था कि ये जो daffodils है ये ब्रीज में डांस कर रहा है. ओके, तो मैं यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स बता रहा हूँ, मार्क करो तुम लोग.
कि यहाँ पर जो फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ये जो है ना टर्म फ्लटरिंग एंड डांसिंग, ये एक्चुअली में एक पर्सोनिफिकेशन है, ठीक है, क्योंकि फ्लावर कभी नाच नहीं सकता है, ठीक है। ये जो डांसिंग क्वालिटी है ये ह्यूमन बींग्स का है। तो जब हम लोग कभी भी नॉन लिविंग थिंग को या ऐसे कोई इनएनिमेट ऑब्जेक्ट को एक ह्यूमन बींग्स के तरह कैरेक्टरिस्टिक्स देंगे तो उसको कहा जाता है पर्सोनिफिकेशन। ओके, सो यू कैन सी द पोएट इज हियर एक्चुअली पर्सोनिफाइंग द फ्लावर्स। ये ऐसा कब पोएट्स लोग करते हैं? जब उन लोग अपने आप को इतने ज़्यादा कनेक्ट कर लेते हैं नेचर के साथ, दे स्टार्ट एक्सप्लेनिंग द थिंग्स इन अ डिफरेंट वे। ओके, तो यहाँ पर पोएट ये गोल्डन डैफोडिल्स को देख के इतना ज़्यादा मेस्मराइज था, ही वाज सो मच मेस्मराइज्ड, ही वाज सो मच हैप्पी दैट इवन व्हेन द ब्रीज was blowing, when the means you can say the air was blowing, जब तुम्हारा एक हवा चल रहा था और उसके साथ जब daffodils हिल रहे थे इस साइड से उस साइड, he felt as if the daffodils were dancing beneath the lake। ठीक है, उनको ऐसा लग रहा था कि मानो daffodils बहुत हैप्पी है और उन लोग डांस कर रहे हैं लेक के बगल में। ठीक है, और देखो कुछ टर्म्स यहाँ पर उन्होंने और बोला है, I saw a crowd। ये क्राउड भी एक पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि क्राउड ह्यूमन बींग्स के लिए हम लोग यूज करते हैं, लेकिन यहाँ पर पोएट ने बहुत सारे डैफोडिल्स यहाँ पर थे, इसलिए उन्होंने यहाँ क्राउड ऑफ डैफोडिल्स बोला है, होस्ट ऑफ डैफोडिल्स बोला है, बिकॉज ही वांट्स टू हाईलाइट दैट ही हैज सीन अ लार्ज नंबर ऑफ डैफोडिल्स नियर द लेक व्हाइल ही वाज मूविंग ओवर देयर। ओके, और इवन फर्स्ट लाइन जो है, आई वैंडर्ड लोनली एज अ क्लाउड, यहाँ पर भी पोएट ने एक फिगर ऑफ स्पीच यूज किया है, दैट इज योर सिमिली। पोएट ने अपने आप को एक क्लाउड के साथ कंपेयर किया है, क्लाउड का फ्री मूवमेंट के साथ अपना मूवमेंट को पोएट ने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है। ओके, सो इन द फर्स्ट स्टैंजा, सो इट इज इजी, बट यू हैव टू रिमेंबर द फिगर ऑफ स्पीच, द पैटर्न, द स्टाइल दैट द पोएट इज ट्राइंग टू एक्सप्रेस इन दिस पर्टिकुलर poem. Okay, now let us move to the second stanza. Continuous as the stars that shine and twinkle on the Milky Way, they stretched in never-ending line along the margin of a bay. 10,000 saw I at a glance, tossing their heads in a sprightly dance. ठीक है, तो देखो फिर से उनका कंपैरिजन कैसा है। जैसे स्टार्स, मिल्की वे गैलेक्सी का नाम है, तुम सबको पता है कि जैसे स्टार्स मिल्की वे गैलेक्सी में एकदम कंटिन्यूसली एक के बाद एक रहते हैं। स्टार्स कैसे रहते हैं? जब तुम स्काई में स्टार्स देखोगे, यू विल सी देयर आर इन्यूमरेबल स्टार्स, उसको गिनना पॉसिबल नहीं होता है। तो वैसे ही पोएट ने इस डैफोडिल्स को भी इस स्टार्स के साथ कंपेयर किया है जो कि मिल्की वे में रहता है, एंड दिस इज ऑल्सो अ सिमिली। ओके, दे स्ट्रेच्ड इन नेवर एंडिंग लाइन, ये वर्ड उन्होंने क्यों बोला है? क्योंकि इतना सारा डैफोडिल्स था, लग रहा था कि डैफोडिल्स का जो लाइन है वहाँ पर स्ट्रेच्ड है, एक कोना से और एक कोना तक, मानो वो अनएंडिंग है। ओके, अलॉन्ग द मार्जिन ऑफ द बे, और वो एकदम तुम्हारा स्ट्रीम के बगल से ही जा रहा था, स्ट्रीम नहीं सॉरी लेक के बगल से, तो एकदम एक नेवर एंडिंग लाइन चल रहा था, ऐसा लग रहा था। 10,000 saw I at a glance. Now see, 10,000 is not the exact figure. पोएट ने डैफोडिल्स गिना नहीं है कि कितना सारा डैफोडिल्स वहाँ पर था, but the term 10,000 here refers to a large number of daffodils. तो देखो एक ही चीज को, एक ही फ्लावर को कितने अलग अलग तरीके से पोएट ने यहाँ पर डिस्क्राइब किया है। So you have to remember all the descriptions that he is giving to the flower daffodils in this particular poem. Tossing their heads in a sprightly dance. तो देखो ये फिर से personification है। Tossing their heads मतलब सर हिलाना। तो ह्यूमन बींग्स का जब डांस होता है तो हेड मूवमेंट्स होता है, बॉडी मूवमेंट्स होता है, वैसे ही ये फ्लावर का मूवमेंट्स को भी ह्यूमन का ग्रेसफुल डांस मूवमेंट के साथ कंपेयर किया है विलियम वर्ड्सवर्थ ने। ओके, नाउ लेट अस मूव टू द थर्ड स्टैंजा। The waves beside them danced, but they outdid the sparkling waves in glee. A poet could not but be gay in such a jocund company.
I gazed and gazed, but little thought what the wealth the show to me had brought. Okay, now see what he says. यहाँ पर दो चीज है, कॉन्ट्रास्टिंग बोल सकते हो. एक है तुम्हारा डैफोडिल्स और एक है बगल में एक लेक. तो पोएट के हिसाब से ये लेक में जो वेव्स है वो भी तुम्हारा एक लहर, हमेशा देखना लहर डांस करते रहता है. वो बोलता है कि डैफोडिल्स का जो डांस है वो मच सुपीरियर है, बहुत अच्छा है एज कंपेयर टू द डांस इन द वेव्स. ओके, वेव्स का मूवमेंट से डैफोडिल्स का मूवमेंट बेटर है. अ पोएट कुड नॉट बट बी गे. तो पोएट बोल रहा है कि मैं जो एक नेचर लवर पोएट हूँ, मेरे लिए ये डांस और ये नेचुरल मूवमेंट्स इतना माने स्ट्रांग है, या बोल सकते हो इतना इसमें इफेक्ट है कि मुझे दुख मन में फील नहीं होता है. मैं जब भी ये सब चीज़ें देखता हूँ नेचर में, ओके, तब मेरा मन खुशी से भर उठता है. In such a jocund company, he says the company of the daffodils is a very happy, is a very positive company which gives him happiness and joy. I gazed and gazed, but little thought what wealth the show to me had brought. Okay, तो बोलता मैं ये फ्लावर्स के पास जब गया, उसको जाके देखते ही रहा और देखते ही रहा, ठीक है, और ये सोचता रहा कि ये फ्लावर्स ने मेरे ज़िंदगी में कितना खुशी ला दिया है. ओके, सो जस्ट लिसन टू द इंग्लिश एक्सप्लेनेशन दैट आई एम गिविंग. In the second stanza, the poet describes how beautiful the daffodils looked. The poet has compared them with the continuity of stars that shine and twinkle in the night sky. The daffodils appear to be stretched endlessly along the margin of a bay. The poet says that these beautiful flowers stood in a never-ending line. It seems that the poet was under an illusion and was watching 10,000 daffodils swaying their heads in a sprightly dance. तो ऐसा लगता है ना कि मानो पोएट को इस डैफोडिल्स ने हिप्नोटाइज कर दिया है, ठीक है, क्योंकि पोएट डैफोडिल्स को लेके इतना ज़्यादा तुम्हारा ओवरवेल्म था, वो इतना ज़्यादा खुश था कि वो उसके पास जितना भी एक्सप्रेशंस था उसको एक्सप्रेस करने के लिए उन्होंने सब चीज़ यहाँ पर बता दिया है. The poet goes on to describe the enchanting quality of the daffodils. The waves in the nearby lake, mark these things, the waves in the nearby lake seem to be dancing and also sparkling due to the sun rays falling on them. ठीक है, तो देखो वेव्स के ऊपर जब सन रेज गिर रहा था, और वेव्स का तो एक खुद का मूवमेंट होता है, तो वो मूवमेंट को उसने एक डांस के मूवमेंट के साथ पोएट ने कंपेयर किया है. बट द ब्यूटी ऑफ थाउजेंड्स ऑफ डैफोडिल्स सरपास द ब्यूटी ऑफ स्पार्कलिंग वेव्स. लेकिन पोएट के हिसाब से डैफोडिल्स का डांस, डैफोडिल्स का मूवमेंट, ओके, या फिर डैफोडिल्स का ब्यूटी मच मोर सुपीरियर है इस वेव्स से. The poet feels that he could not be anything but happy in such a gleeful company. Poet बोलता है मैं अगर इतने सुंदर नेचुरल एलिमेंट्स के साथ रहूं तो मेरे मन में कभी भी कुछ दुख रह नहीं सकता. The poet says that he could do, all he could do was to stare at the daffodils and the sight before him amazed him. ठीक है, तो वो बोलता है कि मेरे पास अभी सिर्फ एक ही चीज़ है, वो क्या है कि मैं यहाँ पर बैठा रहूं और ये डैफोडिल्स को देखते रहूं. ओके, so let us see what the poet says in the last stanza of the poem Daffodils. Okay, so in junior classes maybe the last stanza is not given, okay, but in class 9 and 10 you will get the full poem. So let us not miss the last stanza. For often when on my couch I lie, in vacant or in pensive mood, they flash upon that inward eye, which is the bliss of solitude. And then my heart with pleasure fills and dances with the daffodils. Okay, so what does the poet want to say in the last few lines? Let us see. In the end, the poet tells the readers of the extent to which he was captivated by the beauty of the daffodils. तो लास्ट स्टैंजा में पोएट बोलता है कि ये डैफोडिल्स का ब्यूटी उनको कितना ज़्यादा स्ट्रांगली
मैंने अपने काबू में करके रखा था. ओके, द पोएट सेज दैट whenever he lies down on his couch in a contemplative mood, तो पोएट बोलता है मैं जब भी लोनली मूड में रहता हूँ और मैं जब भी अपने काउच में बैठा रहता हूँ, ठीक है, काउच मैंने सोफ़ा और दैट सॉर्ट ऑफ थिंग, ओके, सिटिंग एरिया, तो बोलता है मैं जब बैठा रहता हूँ, द मेमोरी ऑफ द डैफोडिल्स फ्लैश इन माई माइंड. ओके, वो बोलता है कि मेरे मन में कुछ ख़राब थॉट नहीं आता है मैं जब अकेले बैठा रहता हूँ. मेरे मन में यही डैफोडिल्स जिसे मैंने कभी एक्सपीरियंस किया था, जिसे कभी मैंने देखा था अपने आंखों के सामने, उसी का थॉट मेरे मन में आता है और मेरे मन को हैप्पीनेस देता है, एक पॉजिटिविटी देता है. हिज लोनलीनेस is overtaken by the images of daffodils which fills his heart with pleasure and make him feel as if he were dancing along with the daffodils. ठीक है, और उसको ऐसा एक फीलिंग देता है और उसको ऐसा लगता है पोएट को कि मानो उनका लोनलीनेस और नहीं है और डैफोडिल्स उनके साथ ही है और उनके मन के साथ मानो डैफोडिल्स भी डांस कर रहा है. ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पोएम. ओके, go through your text, and in case you have any doubt you can leave a comment in the comment section. Okay, I will try my best to clear all your doubts. So that's all in this particular video.